हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और आज का टॉपिक देखेंगे। यानी कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? EMRS लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं। और EMRS लाइब्रेरी की तैयारी में आपकी सेकंड पार्ट की 3rd यूनिट शुरू हो गई थी, यानी कि मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया था। कल का जो टॉपिक था जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन था। तो लाइब्रेरी पहले हमने कैटलॉग पढ़ा, फिर आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और उसके बाद सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी कि आपके क्लासिफिकेशन। और ये यूनिट थोड़ा सा खासकर ये चीज़ ध्यान रखना, जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और लाइब्रेरी कैटलॉग है, कैटलॉग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कैटलॉग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पूछी जाती है और वो पूछा जाता है आपका OPAC, यानी OPAC। और दूसरा आप जब तो उसमें क्या है OPARC। और यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ना है? आपको सारी क्लासिफिकेशन पढ़नी है। CC पढ़ना है, DDC पढ़ना है, UDC पढ़ना है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, स्टैंडर्ड पढ़ने हैं, उसके जनरल थ्योरी पढ़नी है, स्पेसिफिक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पढ़ने। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती है और ये सारी चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। और क्लासिफिकेशन आपको पता है, स्टैंडर्ड सब क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी इसके के डिज़ाइन क्लासिफिकेशन, फंक्शंस है, इसके स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा पड़ जाती हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक देखते हैं हम। आज का टॉपिक है आपका नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक है। तो सबसे पहली बात आ रही थी, कल जब हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन की, यानी क्लासिफिकेशन है क्या, क्लासिफिकेशन क्यों यूज़ होता है, और ये सब चीज़ें कल हमारी वो जनरल थ्योरी में ख़त्म हो चुकी थी बातें। ठीक है, और क्लासिफिकेशन का आपको मैंने बताया था, ब्रूनर का और इसके सबके यानी कि रंगनाथन का, ये सब आ गए थे। अब आती है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स। सबसे पहले आती है NORMATIV। ठीक है, प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो जो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल होते हैं वो क्लासिफिकेशन एज द, यानी कि एक तरह से ये मान लीजिए, अगर इंग्लिश वर्ड में कहें, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन हैव बीन recognized for the long time and have prepared to highly used। यानी कि एक तो ये लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ होते हैं, सीधे सीधे मान के चले, एक तो ये लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका, ये है यानी कि प्रोवाइड टू हाईली यूज, यानी कि इसके लिए प्रोवाइड टू बी हाईली यूज़फुल। ठीक है, तो ये इन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। फिर आगे अगर आगे कहानी लेके चलें, थोड़ी सी आगे बढ़ाएं कहानी को, दीज हैव प्रोवाइड टू साइंटिफिक, यानी कि साइंटिफिक बेस टू द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि ये दीज हैव प्रोवाइड ए scientific base to the field of classification। यानी कि अभी तक कहाँ यूज़ हो रहा है, लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ हो रहा है, हाईली प्रोवाइड यूज़ कर रहा है, साइंटिफिक रीज़न के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ भी रखी होंगी। और कहीं ना कहीं बस ऐसा होता है कि जब देखो, सब बच्चे सब चीज़ें पढ़ते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम, आप हो या मैं हूँ, मैं भी उस दौर से गुजरा रहा हूँ। तो यानी कि मैं मान लीजिए, अगर मुझे बेनिफिट लग रहा है कि 10 चैप्टर की जगह मुझे 4 चैप्टर में मेरा ये लग रहा है कि मैं 70 से 80 नंबर खींच लूँगा, तो मैं उन 6 चैप्टरों को क्यों पढ़ूँगा? 10 में से 4 चैप्टर में जब मेरा काम हो रहा है। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं स्टूडेंट लाइफ में हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। और वही स्टूडेंट लाइफ में जब हम उस चीज़ को छोड़ते हैं, आगे जाकर, जैसे कि अब एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, एग्ज़ाम के टाइम पर हमें वही चीज़ हमें ढूंढने पर नहीं मिलती, या फिर ऐसा हो जाता है कि वो समझ में नहीं आती। तो ये सब चीज़ें इसलिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नहीं तो हर स्टूडेंट
हर चीज़ पढ़ के बैठा हुआ है, ठीक है। हमारी यानी कि हम मेरी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी की पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ट्यूटर या कोई भी टीचर की आपको ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत कहाँ पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है आपको जो चीज़ आप या फिर हम भी स्टूडेंट लाइफ में जब उस चीज़ को छोड़ के आगे चल जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है फ्रेमिंग, यानी कि फ्रेम्स ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम एंड क्लासिफाइड हैव बीन मेक द यूज़ ऑफ वेरी डिग्री, यानी कि लिखिए, इसे भी लिख लीजिए, द फ्रेम ऑफ क्लासिफिकेशन scheme and classifiers have been making their use in varying डिग्रीज, ठीक है। फिर आता है लास्ट आपका, दिस प्रिंसिपल कैन बी सेवरल मैनी पर्पज़, यानी कि पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। अब आती है कहानी रंगानाथन जी की, यानी कि रंगानाथन जी ने 4 लेवल बताए हैं क्या नेम नॉरेटिव प्रिंसिपल्स के, यानी कि उन्हें भी लिख लीजिए। रंगानाथन सीधे सीधे लिख देते हैं, रंगनाथन 4 levels of normative प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आएगा? बेसिक लेवल, यानी कि बेसिक लॉज। दूसरा क्या है आपका? फंडामेंटल लॉज। फिर आएगा कैनन, ये तो सबको पता ही है। और आखिरी में आ जाता है आपका प्रिंसिपल्स एंड पोस्टुलेटस, POSTULETES, ठीक है। ये आ जाएंगे सारे के सारे। सबसे पहले बेसिक में आ जाता है। बेसिक में क्या आएगा? यानी कि बेसिक में प्रिंसिपल जो होते हैं उसका क्या है? बेसिक चीज़ों पर, यानी कि बेसिक प्रोसेस एंड प्रोसेस ऑफ थिंकिंग पे। फिर दूसरा आ जाएगा फंडामेंटल में क्या आ जाएगा? आपका जो जितने भी जो 5 लॉ हैं, यानी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के जो रंगनाथन जी के हैं वो आ जाएंगे। यानी कि इसमें क्या आएगा? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी कि 5 लॉ आ जाएंगे। इसमें आ जाएगा बेसिक लेवल आ जाएगा। फिर आ जाएगा कैनन में आपको पता है प्रिंसिपल जो इसमें आ जाएंगे जो मेजर ब्रांचेज होती हैं या मेजर डिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट होता है, जो क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉग आ जाएंगे, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। फिर आ जाता है जो आखिरी बचता है आपका आखिरी, इसमें क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक एक्सपेक्ट जो आपके वर्किंग विद द क्या है ब्रांचेज ऑफ, इसके अंदर आ जाएंगे। और उसके अंदर क्या आएंगे? अब बेसिक लेवल के अंदर क्या आएंगे? बेसिक लेवल के अंदर सबसे पहले आपका बेसिक लेवल को लेके चलते हैं। बेसिक ये आ जाएगा बेसिक लॉज। बेसिक लॉ में क्या आएगा? सबसे पहले लिखिए, इनको लिखवा देता हूँ मैं, क्योंकि वैसे तो ये ज़्यादातर पूछे नहीं जाते पर आपको पता होना ही चाहिए। लॉ ऑफ लिखिए, लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन। दूसरा आ जाएगा लॉ ऑफ इम्पार्टेड। फिर आएगा लॉ ऑफ साइमल्टेनियसली। फिर लास्ट आगे आता है चौथा नंबर, लॉ ऑफ परसिमी। लास्ट 5 नंबर आता है लॉ ऑफ लोकल वेरिएंट्स। फिर आ जाता है लॉ ऑफ ऑस्मोसिस। ये आपके बेसिक लॉज में आएंगे, ठीक है।
ये सारे के सारे 6 के 6 आपके बेसिक लॉ में आएंगे। ठीक है, फिर आता है आपका, अब हम लेके चलते हैं जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो सबको पता है या फिर लिखवाने की जरूरत है। यानी कि अगर लेवल इसके जो फंडामेंटल लॉज में फंडा FUNDAMENTAL फंडामेंटल लॉज में क्या आएंगे, सारे के सारे आपके 5 के 5 लॉ आ जाएंगे, यानी कि रंगनाथन जी के 5 लॉ। सबसे पहला क्या कहता है, किताबों यानी बुक आर फॉर यूज़, यानी कि सबसे पहले आपको लेके चलना है बुक आर फॉर यूज़। दूसरा क्या आएगा, एवरी, बताओ जल्दी, ये भी सोचिए चलो कि ये जो चीज़ है, जिस चीज़ को मैं अभी लिखवा रहा हूँ, ये चीज़ आपके लाइब्रेरी साइंस में 5 से 10 क्वेश्चन लेके बैठी हुई है, और अभी भी आपको ये याद नहीं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लिखिए, एवरी रीडर हिज या हर, यानी लड़का लड़की बुक। चलो आज आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो ओरिजिनल एक मिनट पहले सही कर दो, मैं से READ, जो ओरिजिनल रंगनाथन जी की 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, क्या उसमें हिज और हर वाली चीज़ें लिखी हुई हैं? कोई बता सकता है भाई? जो ओरिजिनल लाइब्रेरी साइंस की हमारी रंगनाथन जी ने जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस बनाए, क्या उसमें हिज और हर टर्म का यूज़ किया हुआ है? आप खुद इस तरह, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जो भाई लाइब्रेरी साइंस सब ने पढ़ रखी है, मान के चलो सब ने पढ़ रखी है लाइब्रेरी साइंस, पर उससे हटकर आपको क्या पता है? आपसे कोई पूछने लगे भाई कि मैं आपको बस एक क्वेश्चन, जैसे कि मार्केटिंग में क्या होता है कि आप एक पेन बेच के बताओ, मार्केटिंग में यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे MBA वालों से भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप एक पॉलिसी सेल करके दिखाओ। अब आपसे यही कोई क्वेश्चन पूछने लगे कि मुझे कुछ नहीं करना कि आपका BLIM में कितने नंबर है, MLIM में कितने नंबर है, आपने क्या कर रखा है, कितनी जगह कुछ भी कर रखा है, आप मुझे इस तरह जो इन सब से, यानी कि यहाँ पर जितने बैठे उन सब से आप अलग क्या जानते हो? अब अलग जो जानता है वो क्या नाम, सेलेक्ट, अब जो नहीं जानता वो अनसेलेक्ट। तो इसलिए ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि सर ये इस तरह की टर्म्स जो हैं कहीं भी यूज़ नहीं हुई हैं। ठीक है, चलिए, एवरी बुक इट्स रीडर, फिर क्या आएगा, सेव द टाइम। ये तो बच्चा जानता है कि चौथे लॉ में सेव द टाइम आता है। और इसमें से मैंने आपको कहा था कि जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं। जो अभी आपके DSSB का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कौन से लॉ पूछे गए हैं, यानी कि कौन सा लॉ सबसे ज़्यादा पूछा गया है, जिसकी उम्मीद नहीं थी, यानी कि 5 लॉ के। तो भाई देखो, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अभी पहले मैं लिख दूँ, एक मिनट, लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। एवरी रीडर तीसरा पूछा जाता है, जो दूसरा है वो कभी कभार पूछा जाता है, दूसरा नहीं पूछा जाता, और सबसे पहला पूछा जाता है। यानी कि पहला दूसरा, वैसे तो मैक्सिमम मान के चलो सारे इम्पोर्टेंट है, पर ये चीज़ ध्यान रखना दूसरे और तीसरे की इम्पोर्टेंस कम है जितनी चौथे, पाँचवें और पहले की इम्पोर्टेंस है। ठीक है, यहाँ ये समझ में आ गया 5 लॉ, यानी कि फंडामेंटल लॉज हैं वो समझ में आ गए होंगे आपको। अब फंडामेंटल लॉज के बाद कैनन आता है, यानी कैनन में आपको पता ही है जो क्या है, ये सब आ जाता है। कैनन्स आर अप्लाइड टू कॉन्सेप्ट ऑफ द डिविज़ल, यानी कि जो डिविज़ल है, जो एक तरह से डिसिप्लिनरी चीज़ें हैं, सिलेक्शन है, कैटलॉगिंग है, फिर आपका क्लासिफिकेशन है, वो सारे आ जाएंगे। यानी कि जैसे कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, कैनन ऑफ कैटलॉगिंग, आपका कैनन में क्या आएगा, कैनन्स। इसमें आपका सीधे सीधे लिखते हैं, एक देखो, एक तो सीधे सीधे आपको ये पता होना चाहिए इसमें क्या आएगा, जो सारे के सारे डिवीज़न है,
वो आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर आ जाएंगे, सिलेक्शन और यानी कि सच बुक एज सिलेक्शन आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका क्लासिफिकेशन, यानी कि लिख भी देता हूँ थोड़ा सा, सच एज बुक सिलेक्शंस, ठीक है। फिर आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, इसे इसकी जगह छोटा और कर देते हैं। फिर यानी सिलेक्शन हो गया, इसकी जगह फिर अब आ जाएगा क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्या आएगा, कैटलॉगिंग। फिर आपका क्या आ जाएगा, कैनन फॉर क्लासिफिकेशन या ऑफ क्लासिफिकेशन, कुछ भी लिख दीजिए, फॉर क्लासिफिकेशन। और उसके बाद क्या आएगा, कैनन्स फॉर कैटलॉगिंग, ठीक है। ये आ गया यहाँ तक, यानी कि आपने तीसरा पार्ट ही पढ़ लिया। अब आए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स में क्या आएगा, दीज आर द अप्लाइड फॉर द, यानी कॉन्टेंट्स फॉर द डिवीज़न ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी फर्स्ट ऑर्डर तो आपका इसमें चला जाएगा। देखो एक चीज़ शायद मैं इसमें छोड़ दी, ये आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि फर्स्ट डिसिप्लिन, इतना छोड़ दे, इतना भी इसको और छोटा कर देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर कैनन में आ जाएगा। अब ये आ जाता है प्रिंसिपल्स, यानी प्रिंसिपल्स क्या आ जाएंगे, फर्स्ट चौथे के बाद दीज आर द अप्लाइड फॉर द, यानी कि इन द कॉन्टेंस्ट ऑफ द, यानी कि सेकंड ऑर्डर ऑफ, यानी मेजर सेकंड ऑर्डर ऑफ, किसके अंदर आ जाएंगे, आपके प्रिंसिपल के अंदर, यानी लास्ट वाले के अंदर आए। फिर यानी कि आपको जब लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन टू लॉ की बात आ जाएगी, ये सारे के सारे आ जाएंगे। बुक सिलेक्शन है, डिवीज़न है, फिर इसका क्लासिफिकेशन है, यानी कैटलॉगिंग है, कैनन्स है, फिर क्लासिफिकेशन में हेल्प ऑफ द बुक्स है, फैक्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, यानी ये सब आ जाएंगे। और ये सब आपको, यानी कि अगर आपने इस तरह का डायग्राम भी देखा हो कहीं ना कहीं, ये डायग्राम भी देखा होगा। तो सबसे अंदर क्या है, सबसे अंदर है आपका, इधर लिख देता हूँ मैं, प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, उससे ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर है आपका इस वाले उसमें कैनन्स फॉर क्लासिफिकेशन, और उसके ऊपर है आपका लॉ ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिक साइंस, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये दिमाग में तो घुसा नहीं, भाई दिमाग में घुसने वाली चीज़ है भी नहीं है, ठीक है। दिमाग में घुसने वाली चीज़ देखो, आपको मैंने जब अभी कल या परसों के समथिंग मैंने आपको कहा था कि इन सब चीज़ों में, यानी कि मेजरली पहली यूनिट यानी पहला पार्ट और आपका जो मैनेजमेंट का पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरी यूनिट आपका कंप्यूटर की है, ठीक है। अब जो इसमें हम सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं, सेकंड यूनिट खेलते खालते, जैसे कहते हैं ना खेलते खालते पढ़ने वाली, वो है यूनिट। मेजरली इसमें से आपका एक क्वेश्चन आएगा, एक से दो क्वेश्चन आएंगे और आपकी पूरी यूनिट आपकी पढ़ने के लिए है। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी, जो मान लीजिए कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा बहुत, भाई 10 अक्षर नहीं, एक अक्षर याद रह जाए आपको इसमें। आप जैसे यहाँ पर कैनन की छोड़ दें, हम फंडामेंटल लॉ की बात करें या बेसिक लॉ की बात करें। अब आपको पूछने लगे कि लाइब्रेरी के बेसिक लॉ आपको पता होना चाहिए, यानी क्लासिफिकेशन के बेसिक लॉज आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये आपको दिखाई तो देंगे 6 थे, अच्छा उसमें उसी था, लोकल ये था, फलाना था, डिगड़ा था। तो ये सब चीज़ें आपको इसलिए पढ़ाई जा रही है, नहीं तो
मैं सारी चीज़ें स्किप करके जो जो मेन जो चीज़ें हैं वो आपको बता सकता हूँ। देखो सेकंड यूनिट में यही चलेगा कि सेकंड यूनिट आपका एक तो ऐसी यूनिट है आपकी ऊपर से जाएगी थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत ऊपर से जाने के बाद भी ये आपको मैक्सिमम 2 से 3 नंबर से ज़्यादा आपका क्वेश्चन आने नहीं है इसमें, यानी कि 2 से 3 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। चाहे आप पेपर उठा के देख लो। देखो अगर आपको पेपर क्या मैच करना है, आप KVS NVS का पेपर उठाओ और इसमें से ढूंढना शुरू करो इस टॉपिक से, ठीक है। अगर सॉरी, अगर आप ढूंढोगे तो आपको टॉपिक में क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन तो ओपेक वाला मिलेगा, एक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में CC DDC ये सारे के सारे मिलेंगे, या फिर एक सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ये सब यानी क्लासिफिकेशन में मेजर क्लासिफिकेशन मिल सकते हैं। क्लासिफिकेशन कितने तरह के टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन वो सब आ जाएंगे, पर इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा यानी कि मेजर चीज़ जो क्या नाम काम की है वो अगर ये मान लो भूला बिसरा अगर आने भी लगा एग्ज़ाम में तो आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जो चीज़ें दिख रही हैं वो आपको ऐसे ही नोट कर लो, या फिर ऐसे ही आप फॉरवर्ड करके जब तो उस टाइम पे फॉरवर्ड यानी कि उस टाइम पर आप 2x पर क्या इस तरह से देखकर आप अंदाज़ा लगा लो कि ये सब चीज़ें, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम जो पूरी की पूरी सेकंड पार्ट है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस, ये सब में से आपको कुछ ना कुछ मैक्सिमम 2 से 3 से मैक्सिमम मैं मान के चलता हूँ 5 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा। 5 नंबर तो मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया, 2 से 3 नंबर से ज़्यादा कूदता नहीं है इसमें। और मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा कूदता है आपको पहली 2 यूनिट बता चुकी है मैंने, पहली और चौथी, इन्हें याद करना है हमें, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, अब नैरेटिव प्रिंसिपल स्पेशल यानी स्पेशल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, फिर स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस टॉपिक को हर हालत में आपको पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन CC के फंक्शन क्या है, DDC के फंक्शन क्या है, कब आई, क्यों आई, किस लिए आई। अब जैसे मान के चलते हैं हम UDC है, UDC CC के और DDC का मिक्सचर है, और भाई जो एडिशन DDC के एडिशन चले थे उसी में से ये मान के एक तरह से मान कर चुरा कर UDC बना दी, तो वही सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आपसे कोई पूछने लगे भाई UDC है क्या, तो आप कहोगे UDC ये है, वही घिसी पिटी कहानी सुनाने लगो तो आप क्या हो, एक रट्टू तोता। और अगर आपने अलग सीखा यानी कि आप कहो कि UDC जो है ना वो DDC का इतना एडिशन है और CC और DDC के मिक्सचर टाइप है UDC, तो आपको क्या यानी कि आप अलग हो गए बिल्कुल। तो यही सब चीज़ें आज के टाइम पे एक तरह से जो सबके पास नॉलेज है, सबके पास डिग्री है और सबके पास सब चीज़ें हैं, बस वही है कि भीड़ से आपको अलग होकर जो नौकरी के लिए अपना एफर्ट लगाना है वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए थैंक यू।